बायो का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे हम लोग, यानी कि पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र है क्या? तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। यानी कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को किस रूप में तोड़ना है? ये बड़े अणु होंगे, बड़े अणु को किस में तोड़ना है? छोटे अणु में। इसके बाद टूटेगा अभी, है ना। छोटे अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। जैसे छोटा अणु में क्या क्या टूटेगा? तो कार्बोहाइड्रेट, और क्या टूटेगा? प्रोटीन, और क्या टूटेगा? वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, है ना। इस रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उस अंग को कहते हैं हम लोग पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये हुआ आपका पाचन, ये हुआ आपका पाचन तंत्र। तो समझ में आया? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग जो है भाग लेते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। आगे चल के हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कौन कौन सा अंग जो है पाचन तंत्र में भाग लेता है, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक चीज देखें हम लोग, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। तो बात है कि कौन कौन से बड़े बड़े अणु और कौन कौन से छोटे छोटे अणु। थोड़ा सा यहाँ पे और चीज देखते हैं। यहाँ पे आप ऐसा मत समझ लीजिए कि पूरी तरह से पाचन हो गया, ठीक है, और हमारा शरीर इसे डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद देखिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये मान लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का ये अणु, ये इतना बड़ा बड़ा अणु, बड़े अणु है, इसको किस रूप में तोड़ेगा? छोटा छोटा अणु के रूप में तोड़ेगा। तो इस रूप में तोड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, या ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, ये तो कार्बोहाइड्रेट का अणु है बड़े बड़े, इसको अगर छोटा छोटा अणु में तोड़ता है, इसको कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड, सॉरी पॉलीसेकेराइड। और जब ये और छोटा छोटा भाग में टूटता है, इसे हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड। और मात्र जब एक अणु बच जाता है, इसे कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड। हम आएंगे सेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में बताएंगे तब। अभी फिलहाल हम लोग को पाचन तंत्र के बारे में समझना है, तो बस हम इतना ही समझ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट ये बड़ा अणु है, जब इसे छोटा अणु में तोड़ता है ना, तो डाइसेकेराइड में पहले तोड़ा, फिर इसको तोड़ा और किस में टूटा? ग्लूकोज में, एक अणु में टूटा। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये बड़े अणु है, ठीक है। प्रोटीन जब टूटता है, ये क्या है? प्रोटीन, ये है प्रोटीन। जब ये छोटे छोटे भाग में टूटेंगे, तो इसे हम लोग पेप्टाइड कहते हैं, पेप्टाइड। और जब और इससे छोटा छोटा भाग में तोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका अमीनो अम्ल। ये एक अणु हो गया। जो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? पेप्टाइड बनते हैं। और बहुत सारे पेप्टाइड मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये बड़े अणु है और ये क्या हो गया? छोटे अणु। तो पाचन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखना है, बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़े अणु और यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटे अणु है। और देख लेते हैं वसा ये है, और जब ये टूटेगा तो ये छोटा छोटा पार्ट में टूटा, सिंगल अणु में टूटा,
वसीय अम्ल, ये हो गया आपका वसीय अम्ल। ठीक है, तो इसको उतारे एक बार। ये है आपका वसा, इसको लिपिड भी कहते हैं हम लोग वसा को। बड़े अणु को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? छोटे अणु में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ही है, जो भी डायग्राम बताए हैं वही चीज है। यहाँ पे स्टार्च है, ये डाइसेक्राइड में बना माल्टोज, मोनोसेक्राइड में बना ग्लूकोज। इसमें एक अणु है, इसमें दो अणु है और इसमें अनेक अणु है, इसलिए इसको कहा गया है पॉलीसेक्राइड। उसी प्रकार से जब प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो एक अणु जो बनेगा उसको कहते हैं हम लोग अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, ये ऐसे है। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बनाते हैं। और ये बहुत सारे पेप्टाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। यहां पे देखिए, जटिल और अघुलनशील भोजन का सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पाचन आखिर कहते हैं किसको? देखिए, यह है कॉम्प्लेक्स, जटिल अणु है, और यह सिंपल अणु। ठीक है, तो जटिल अणु को किस में कन्वर्ट करना है? हम लोग को सिंपल अणु में कन्वर्ट करना है। हमारा शरीर इसी को डाइजेस्ट करता है, इसी को अपनाता है। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स अणु है उनको किस रूप में तोड़ता है? सिंपल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया। ये देखिए, जटिल और अघुलनशील भोजन का सरल और घुलनशील पर भोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है जो हम आगे बताए थे, यही चीज लिखा हुआ है। जैसे पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर दिया, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा जब पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज होता है। आइए इसलिए देख लेते हैं हम लोग। पचित भोजन आहार नाल से निकलकर कहाँ जाती है? रक्त में आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये है जटिल अणु, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सरल अणु में। इसके बाद ये सीधे कहां पहुंच जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण कहते हैं। तो ब्लड में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। और जो शेष बच गया भोजन, अपचित भोजन जिसे कहते हैं, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल त्याग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम ये बताएं कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो कुछ एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये बिना इस एंजाइम के संभव ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाए? अमीनो अम्ल में। और वसा किस में कन्वर्ट हो जाए? वसीय अम्ल में। इस संभव ही नहीं है। ये एंजाइम जो है अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम ही अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि जो काम 2 दिनों में होने वाला है वो काम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में कर देता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई मजदूर है, अगर आप उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देना तो जो काम 20 दिन में होने वाला है वो काम वो मुश्किल से 5 दिन में कर देगा। तो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम क्या किया? तो 500 रुपया, है ना। उसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे एंजाइम क्या करता है? एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट होना है? स्टार्च को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के एंजाइम काम करते हैं। पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? इसको तोड़ेगा। ये स्टार्च के अणु जो है बड़े बड़े अणु हैं, इन बड़े बड़े अणुओं को तोड़ेगा।
तोड़कर ये किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस में। ठीक है, और इस रूप में कौन कन्वर्ट करेगा, तो इमाइलेज कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं माल्टोस क्या करता है, माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंगल अणु है, सरल अणु है, ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ये है माल्टोस, माल्टेज की उपस्थिति में, और ई एमाइलेज। तो ये हुआ आपका स्टार्च, ये हुआ आपका माल्टोस, और ये हो गया ग्लूकोज। जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में ही मिलता है, जो भी मीठा लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बड़े अणु है, बड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अणु है। ठीक है, सबसे पहले स्टमक में क्रिया होती है, पेप्सिन आती है, पेप्सिन। पेप्सिन इसको तोड़ने का काम करती है, ये इस रूप में। जब आपको स्टमक पढ़ाएंगे तो फिर से इसके ऊपर आएंगे, ये इस रूप में तोड़ने का काम करती है। ये क्या हो गया, पेप्टाइड, पेप्टाइड हो गया। ठीक है, अब फिर यहां पे ट्रिप्सिन काम करता है, ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस रूप में तोड़ देगा, अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ देगा। ये क्या है, तो ये है अमीनो अम्ल। ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को किस रूप में तोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा पेप्टाइड में। कौन तोड़ता है, पेप्सिन। और इस पेप्टाइड को किस में तोड़ेगा, अमीनो अम्ल में, सिंगल अणु में कन्वर्ट करता है। ये कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो ये है आपका सरल अणु, यही आपका ब्लड में जाके घुलता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, तीसरा है वसा। वसा को कौन कन्वर्ट करता है, तो लाइपेज। किस में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च को इमाइलेज जो है माल्टोस में कन्वर्ट करता है, और माल्टोस को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, माल्टेस। ये क्या है, तो ये एंजाइम है जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं प्रोटीन, है ना। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमीनो अम्ल में। कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये जटिल है, काफी बड़ा अणु होता है प्रोटीन। पहले पेप्सिन क्या करता है, उसको पेप्टाइड में तोड़ता है, और पेप्टाइड जो है किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, तीसरा है वसा। वसा किस में कन्वर्ट होता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट होता है। इसको तोड़ने का काम कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ऐसे नहीं लाइपेज एंजाइम तोड़ेगा। जब आपको पाचन तंत्र बताएंगे तो बताएंगे कि वसा कैसे टूटता है, पीत की मदद से टूटता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे वही उत्प्रेरक के बारे में बता रहे हैं कि उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना। जैसे अभी हम बताएं कि कोई काम यदि 20 दिन में हो रहा है, अगर 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो वो काम 20 दिन से पहले समाप्त हो जाता है ना। यहाँ 500 रुपया उत्प्रेरक का काम किया। दो प्रकार के उत्प्रेरक होगा, या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा या तो अभिक्रिया के दर को घटाएगा। आपके शरीर में जो भी एंजाइम है उस सभी के सभी धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हमारे एंजाइम कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं, कि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन मानव शरीर में यानी एंजाइम क्या होता है, हमेशा जो है धनात्मक ही होता है। और इससे क्या कहा जाता है, इसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। अच्छा, विशिष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि एक एंजाइम केवल एक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए एमाइलेज और माल्टेज। माल्टेज का काम क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, है ना। यहां पर देख लेना, पेप्सिन का काम क्या है, जो बड़े अणु है प्रोटीन को तोड़ देना, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना। और ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देना। इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ट्रिप्सिन का केवल काम इतना ही है कि पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एंजाइम इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, जनरली देखा जाए तो पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। एक तो हुआ आपका कि आहार नल, और दूसरा हो गया संबंधित पाचन ग्रंथियां।
पाचन ग्रंथियां। देखिए ये है आपका मुख द्वार, ये है मुख द्वार, और ये पूरा आइटम हुआ आपका मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या क्या आएगा, तो मुख गुहा में आएगा आपका जीभ, दांत, यौला जिसको हम लोग टॉन्सिल कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं, यौला। तो मुख गुहा में ये है आपका मुख गुहा, मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या आएगा, तो दांत आएगा, जीभ आएगा, लार ग्रंथि आएगा और यौला आएगा। तो इन चार चीज के बारे में पढ़ना है। यहां से ये हो गया आपका, यहां से ये मुड़ा, ये है ग्रसनी, ग्रसनी, और ये जो है ग्रास नली होता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आपका भोजन यहां पे आएगा, ये अमाशय में आ जाएगा, जो कि आपके पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। यह है आपका अमाशय, ठीक है। अब यहां पे आपका छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत शुरू होती है, और यहां से हम कर लेते हैं बड़ी आंत। ये छोटी आंत हुआ। छोटी आंत को तीन भागों में बांट देते हैं हम। ये पार्ट को लिखते हैं हम ए, इस पार्ट को हम लिखते हैं बी, और इस पार्ट को लिखते हैं हम लोग सी। तो ये तीन पार्ट में है, ए, बी और सी। यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, और यहां से यहां तक सी। इसको अलग कर लेते हैं, यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक सी, ठीक है। और यहां से भी इसको तीन भागों में हम तोड़ लेते हैं, ए, बी और सी। ये पार्ट को कहते हैं हम लोग डेयुडेनम, डेयुडेनम, डेनम। बी वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग जेजुनम, बी वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग जेजुनम, और सी वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग इलियम। और यही जो इलियम का जो हिस्सा है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि छोटी आंत का कौन सा हिस्सा बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, तो लिखेंगे इलियम, ठीक है। तो इलियम किससे जुड़ा होता है, तो सिक्कम, इसका नाम है सिक्कम, कोलन, और ये हो गया मलाशय। तो इसका भी तीन भाग, इसको हम लिखते हैं डी, इसको लिखते हैं ई, और इसको लिखते हैं एफ, ठीक। ये हो गया गुदा द्वार, गुदा द्वार। गुदा द्वार। अब आपसे यहां से पूछ सकता है कि सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा हुआ, तो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है अमाशय। एक्चुअली हम छोटा बनाए क्योंकि काफी बड़ा होता है ये काफी मोटा आपको दिख गया, सबसे मोटा वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है। और ये इतना बड़ा नहीं, इसके सापेक्ष थोड़ा छोटा हम कर लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम से ही बहुत सारा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये आएगा कि अमाशय छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है, डेयुडेनम से, जेजुनम से, इलियम से, या फिर सिक्कम से, ठीक है। आपसे प्रश्न ये आएगा कि बड़ी आंत छोटी आंत के किस हिस्से से जुड़ा होता है, डेयुडेनम, जेजुनम की इलियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिक्कम जहां पे है, यहीं पे एक और अवशोषी अंग होता है हमारा, जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। अवशोषी अंग वे अंग होते हैं जिसका जरूरत हमको नहीं होता है। अगर ये ना रहे
तो भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आहार नाल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो मुख गुहा, जो कि हम शुरू में बताए थे, ये हुआ आपका मुख गुहा। इसके बाद क्या हुआ? ग्रास नली, ये हुआ ग्रास नली। इसके बाद हो गया आपका अमाशय, तो ये हो गया आपका अमाशय। इसके बाद हो गया आंत, तो यहां से यहां तक पूरा क्या है? आंत ही है, यहां से यहां तक पूरा आंत ही है। अब इसमें भी क्या है? तोड़ा हुआ है, तोड़ के बताया गया है कि मुख गुहा में क्या होता है? जीभ, और क्या होता है? तालु, और क्या होता है? दांत, ठीक है, और क्या होता है? ग्रसनी। यौला भी होता है एक चीज और, यौला। ठीक है, उसके बाद आंत में क्या क्या पार्ट हुआ? तो आंत में 2 भाग हुआ, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। एक हुआ ग्रहणी, जिसे डेवडेनम भी कहते हैं। मध्यांत, इसे जेजुनम भी कहते हैं। इलियम, इंग्लिश में भी इलियम। ठीक है, बड़ी आंत भी कितने भागों में टूटा हुआ है? 3 भागों में टूटा हुआ है। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम का मतलब हुआ मलाशय, ये रेक्टम यानी कि मलाशय। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको रेक्टम, रेक्टम। मलाशय, उंडुक, बृहदांत, और ये क्या हुआ? मलाशय। तो ये बड़ी आंत भी कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावे कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो कि मुख में होती है, जिसे हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। मुख में जो ग्रंथि मौजूद होता है, उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि कहते हैं। और क्या होता है? यकृत, और क्या होता है? अग्न्याशय, और कुल मिला के सब है पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये है लार ग्रंथि, इसके बाद यकृत, और तीसरा है अग्न्याशय। तो कुल मिला के 3 आपका पाचन ग्रंथियां हैं, यहीं से एंजाइम का स्राव होता है। एक ये यकृत, और तीसरा हो गया अग्न्याशय, जो कि आपके भोजन को पचाने में काम करेंगे। ठीक है, आप जो भी भोजन करेंगे यहां से जाएगा और ऐसे होते 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 गुदा द्वार पर बाहर निकलेगा। इनके बीच में कुछ एंजाइम आके मिलते हैं, जैसे मुख से क्या मिलता है? लार, ये लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। यहां से लार आके मिला भोजन में। ठीक है, यह है आपका यकृत, और यहां से पीत आकर मिलता है भोजन में। क्या आके मिलता है? पीत आके मिलता है। ये पित्ताशय है, पीत आके मिलता है। ठीक है, और यह है अग्न्याशय, जस्ट अमाशय के जस्ट नीचे होता है, यह है अग्न्याशय। अग्न्याशय से ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम आकर इसमें मिलते हैं।